नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर सप्ताह इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई नवीनतम तकनीकों की जानकारी पहुंचाते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं कि आने वाले सप्ताह का मौसम कैसा रहेगा और उससे जुड़े हुए समसामयिक सुझाव भी हम आप तक पहुंचाते हैं। इस सप्ताह के कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं पनामा रोग से प्रभावित हो रही केले की खेती के बारे में। कहा जा रहा है कि नॉर्थ बिहार के अधिकांश इलाके ऐसे हैं जहां पर केले की खेती पनामा रोग से प्रभावित हो रही है और ये रोग इतना गंभीर है कि इसका असर बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मीनाक्षी द्विवेदी से और उनसे जानेंगे पनामा रोग के बचाव के तरीके और इनकी पहचान कैसे की जाए और इनके रोकथाम के लिए हमें क्या कुछ उपाय करने चाहिए। आज हम बात करेंगे केले के एक बहुत ही प्रकोपकारी और बहुत ही खतरनाक रोग के बारे में, जो कि फ्यूजेरियम विल्ट है। इसे हम पनामा विल्ट के नाम से भी जानते हैं। फ्यूजेरियम विल्ट या पनामा विल्ट केले में फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम क्यूबेंस नामक एक कवक के वजह से होता है। यह कवक मिट्टी में रहता है और आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि ये मिट्टी में 30 साल तक भी जिंदा रह सकता है। इसका जो आगमन होता है या इसकी घुसपैठ होती है वो जड़ों की वजह से होती है। जड़ या कि उसमें प्राकृतिक कुछ छिद्र हो उनकी वजह से, या फिर जड़ों में कोई चोट लगी हो उसकी वजह से। ये कवक है। इसके लक्षण सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं तने पर और पत्तियों पर, जो कि जो पत्तियां हैं वो पत्तियां बाहर से अगर हम देखें तो बाहरी जो सिम्टम होते हैं उनमें होता है कि ये पत्तियां मुरझाने लग जाती हैं और टूट के नीचे की तरफ झुक जाती हैं। नीचे से ये रोग अग्रसर होता है प्लांट के या क्रॉप के ऊपर की तरफ, और ये पत्तियां नीचे से पीली होनी, या जो नीचे की पत्तियां हैं वो आपके जो पत्ती का पर्ण है उसके बाहर की तरफ से इसमें पीलापन शुरू होता है और ये अंदर की तरफ आता है। नीचे से रोग ऊपर की तरफ जाता है और ये पत्तियां टूटकर डंठल की तरफ से टूटकर नीचे की तरफ लटक जाती हैं। और अगर हम इस रोग ग्रसित पौधे को देखें तो लगता है कि जैसे तने के ऊपर टूटी पत्तियों की एक स्कर्ट या एक लहंगा जैसा बना हुआ है। दूसरा जो इसका सिम्टम होता है या लक्षण होता है वो होता है कि आपका जो तना है वो तना नीचे की तरफ से फटने लग जाता है। इस फटने की वजह से ही पौधे का मर जाता है, या जो उसका पेड़ है वो मर जाता है और पौधा या फसल पूरी खत्म हो जाती है। ये बात हुई बाहरी लक्षणों के बारे में। अब अंदरूनी लक्षण की हम बात करें तो मैंने बताया जैसे कि ये कवक रूट के तरफ से या जड़ की तरफ से अंदर जाता है और वहाँ से क्या होता है कि जो केले की पौध की जो वैस्कुलर बंडल है या इसका कह लें कि राजमार्ग है, जिसकी वजह से पानी या पोषक तत्व केले के पेड़ में रूट से जड़ से होते हैं ऊपर की तरफ जाते हैं, उस राजमार्ग को या वैस्कुलर बंडल इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसमें ये संक्रमण होता है। और वहाँ पर क्या होता है, इस रोगाणु की वजह से या रोगजनक कवक की वजह से ये काला पड़ने लग जाता है। इसमें जो ये फ्यूजेरियम विल्ट है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम क्यूबेंस है, इसकी वजह से कई विषाक्त पदार्थ जिसे हम टॉक्सिक मटेरियल्स कहते हैं, टॉक्सिन्स कहते हैं, या फिर एंजाइम्स, इनकी वजह से ये कालापन ऊपर तक बढ़ने लग जाता है और इसकी जो पूरी एक प्रणाली है, वैस्कुलर प्रणाली है, ये पूरी की पूरी संक्रमित होती है, जिसकी वजह से पानी मिट्टी से पौधे तक ऊपर तक जा नहीं पाता और इसमें अंदर से यह खोखला या सूखा होने लग जाता है। ये सूखापन फिर आगे पत्तियों की तरफ आता है, जो आपका तना है ये फटने लग जाता है। जानने वाली बात यह है कि जो ये पौधा, ये जो रोग है, इसका कोई भी लक्षण आपकी उगने वाली जो नई नई कलियां आ रही हैं उन पर नहीं होता, इसका कोई भी लक्षण फल पे नहीं होता, और बाकी जो केले के रोग हैं उनकी तरह इसमें कोई तरह का स्राव नहीं होता। सिर्फ पत्ती का टूट के नीचे गिरना होता है, झुकना होता है, गिरना भी नहीं, वो टूट के बस नीचे लटक जाती है। तो ये पर्टिकुलर जो हमारा रोगजनक कवक है, इसको 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर की आबो हवा चाहिए। इसमें ये बहुत अच्छा फैलता है और इसीलिए ये जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, जो हमारा उत्तरी भारत है, इसमें ये जो रोग है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोल रहा है, क्योंकि 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर ही इस समय पे हमारा अमूमन जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर हमारा रहता है, विद्यमान रहता है।
दूसरा, इसके लिए उच्च आर्द्रता चाहिए, यानी कि ज़्यादा नमी चाहिए। ज़्यादा नमी के साथ ज़्यादा तापमान होगा तो उसमें हमारी ये जो रोग है ये बहुत अच्छी तरह से आता है। जो सर्दियों वाला और बहुत ज़्यादा गर्मी वाला जो हमारा मौसम है उसमें हाँ ये जो रोग है ये कम होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो केला है, केले का पौधा है, ये भी क्षतिग्रस्त होता है। तो उसकी वजह से जो हमारा रोगजनक कवक है वो कमज़ोर होने के बावजूद भी जो केले का पौधा है उसमें रोग कर सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा सर्दी और बहुत ज़्यादा गर्मी का जो मौसम है उसमें हम केला लगाने के लिए भी हम नहीं रेकमेंड करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मिट्टी में ही पाया जाता है। इसमें किसी तरह के कीट का, किसी तरह के किसी और जानवर का कोई रोल नहीं होता। तो मिट्टी का जो हमारा प्रबंधन है वो बहुत ज़रूरी है इस रोग को समझने के लिए। अगर किसी खेत में ये पर्टिकुलर बीमारी आ गई है तो वहाँ से जल का जो बहाव है वो एक जगह से दूसरी जगह ना किया जाए, क्योंकि वहाँ से ये एक जगह से दूसरी जगह तक फैलता है। दूसरा, जो भी हमारे उपकरण हम इस्तेमाल करते हैं अपनी खेती के लिए, बागवानी के लिए, उन उपकरणों पे लगी हुई मिट्टी की वजह से भी ये आपका जो रोगजनक है ये एक जगह से दूसरी जगह तक फैलता है। अब हम बात करते हैं कि ये इसकी जातियाँ क्या क्या हैं। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम क्यूबेंस की टोटल 4 जातियाँ हैं, जिसे हम रेसेस भी कहते हैं अंग्रेजी में। एक पहली हमारी जाति हुई रेस 1। ये रेस 1 1960 से केले का जो पौधा है या केले की फसल है उसको अफेक्ट कर रही है। जो पहली जाति है ये हमारी जैसे पिसांग अवाक उपसमूह जो है केले का, हमारा जो सिल्क समूह उपसमूह है केले का, और पोम उपसमूह है केले का, उन सब में जो रेस 1 है उससे ये संक्रमण आता है। इसे हम पनामा विल्ट भी कहते हैं। जो हमारा जाति दूसरी है जिसे हम रेस 2 कहते हैं, वो पकाकर खाने वाले केले को संक्रमित करते हैं, जिसे हम बुलूगो उपसमूह भी कहते हैं। जो इसकी प्रजाति तीसरी है, रेस 3 है, वो भारत में नहीं आती है। जो इसकी चौथी प्रजाति है, जिसकी वजह से बिहार का किसान सबसे ज़्यादा इस समय परेशान है और एकदम हाहाकार मची हुई है केले की बागबानी में, वो है प्रजाति चौथी, जिसका नाम है ट्रॉपिकल रेस 4। ये ट्रॉपिकल रेस 4, और ये कहते हुए मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है कि हमारा जो बिहार है ये बिहार ही इसका हॉटस्पॉट है, यानी यहाँ से इस बीमारी की शुरुआत हुई है। यहाँ पर जो कोशी बेल्ट है, जहाँ पर पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज और सहरसा, ये सारे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, यहाँ पर ये TR4 का संक्रमण सबसे ज़्यादा है। और ये कैवेंडिश बनाना को संक्रमित करती है। कैवेंडिश बनाना यानी कि हमारा जो अभी ग्रैंड नेम जो बनाना खाने वाला अभी हमारा जो बिकता है, जिसकी वजह से बनाना का एक्सपोर्ट या बनाना का बिजनेस सबसे ज़्यादा है, उसको ये TR4 अफेक्ट करती है। जानने वाली बात एक और है कि जो आपकी रेस 1 और रेस 2 है, ये कैवेंडिश को जो कैवेंडिश बनाना या ग्रैंड नेम केला है उसको ये संक्रमित नहीं करते हैं। इसलिए रेस 1 और रेस 2 पहले भी थे, लेकिन केले पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन जब से ये TR4 आई है तब से बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है केले की बागबानी करना। अब हम अगर बात करें कि इसको बचाना कैसे है, तो अगर फ्यूजेरियम विल्ट किसी खेत में आ गई है, चाहे वो पनामा विल्ट हो जो रेस 1 और रेस 2 से हो रही हो, या फिर फ्यूजेरियम विल्ट जो TR4 से हो रही हो, तो उसका प्रबंधन मुश्किल है। मैं आपको बता दूं, प्रबंधन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मिट्टी का प्रबंधन कभी आसान नहीं होता। लेकिन हम इसको आने से रोक सकते हैं। अगर ये बीमारी कहीं पर हमको पता है कि इस एरिया में ये बीमारी आ सकती है, तो उसको आने से रोकने के क्या क्या तरीके हैं, हम अपने खेत का प्रबंधन अच्छे से कर सकते हैं। पनामा विल्ट को आने से उसका बचाव ये है कि हम जो शक्कर लगा रहे हैं, या तो टिश्यू कल्चर हम केले के प्लांट को लेके लगाएं, या फिर जो हम शक्कर लगाते हैं वो शक्कर रोग रहित होने चाहिए। हम जहाँ पर केले के पौध को लगाने वाले हैं बाग में, उस मिट्टी का प्रबंधन हमें ट्राइकोडर्मा से पहले से कर लेना चाहिए। या कैसे कर लेना चाहिए, इसको हम ट्राइकोडर्मा को 10 ग्राम प्रति किलोग्राम गोबर में इसको मिलाकर, हम गोबर को अच्छे से सड़ाकर उस गड्ढे में मिट्टी में मिला दें जहाँ पर हमें अपने केले की पौध को लगाना है। और उसके
3-4 दिन के बाद हम केले की पौध को लगाएं। दूसरा, जब केले की पौध थोड़ी बड़ी हो गई है, यानी रोपण से तीसरे से 5वें महीने में है, तब हम जो तना छिद्रक घुन होता है उसका प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तने में छेद करता है, जिसकी वजह से हमारा मिट्टी में जो फ्यूजेरियम का हमारा इनोक्यूलम है या हमारा जो ये फ्यूजेरियम प्रेजेंट है कवक मिट्टी में, वो हमारा उस छेद से अंदर घुस सकता है। इसीलिए इसको रोकने के लिए फ्यूराडॉन एक केमिकल है, उसका उपचार करना चाहिए। मिट्टी में 10 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाना चाहिए और उससे उस गड्ढे का या फिर वहाँ पर जो हमारा केले की पौध लगी है वहाँ पर उसकी ड्रेंचिंग करनी चाहिए। दूसरा, अगर हमें केले के पत्ते में अब हमें मुरझाने का सिम्टम या लक्षण दिखाई देने लगा है, उस समय पे हम क्या करें, हमें कार्बेंडाजिम का प्रयोग करना चाहिए। कार्बेंडाजिम का 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसका 3 से 5 लीटर जो ये घोल बनाया हुआ है, उससे जो आपका ये केले की पौध है जिसमें मुरझाना हमें दिखाई दे रहा है, वहाँ पर हम उसकी ड्रेंचिंग कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम की जगह कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब के मिश्रित उत्पाद भी आते हैं, ये कई नाम से हमारे मार्केट में प्रेजेंट हैं, हम उनको भी लेकर ड्रेंचिंग कर सकते हैं। इसी दर से 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से इसका घोल बनाकर 3 से 5 लीटर प्रति पौधे में इसका ड्रेंचिंग करके। ये बात हुई हमारी पनामा विल्ट की। अब TR4 की बात करें तो TR4 का प्रबंधन और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये कंपैरेटिवली एक नई बीमारी है और इसका प्रबंधन अभी हम जो शोधकर्ता हैं, हम अभी इसके बारे में काम कर ही रहे हैं, लेकिन इसका प्रबंधन पूरी तरह से अभी ढूंढा नहीं जा सका है। इसको आने से इसका बचाव क्या करना है कि ये आने ना पाए, वही ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करिए मिट्टी में, ठीक है। दूसरा, जिस खेत में आपका संक्रमण पहले से आ चुका है, उस खेत में डेंजर का एक बोर्ड लगा सकते हैं, जो एक साइन लगाया जाता है, ताकि आसपास सब लोगों को ये पता रहे कि इस खेत में TR4 से संक्रमित केला उपस्थित है। अगर उस पर्टिकुलर खेत में जाकर हमें उसका प्रबंधन करना है, उस पेड़ का उपचार करना है या उस पौधे का उपचार करना है, तो उस पौधे को जिसमें TR4 का लक्षण आया हुआ है, उसको हमें किसी रंगीन रिबन से बांध देना चाहिए, ताकि इसे टैगिंग भी कहते हैं, ताकि सबको पता चले कि इस पर्टिकुलर पौधे में बीमारी आई हुई है। ये बीमारी अगर आ गई है तो वो पूरा का पूरा पौधा जिसमें ये बीमारी है, उसको जड़ के सहित हटाकर कहीं खेत से दूर फेंकना चाहिए, जो आपके सिंचाई का जो रास्ता है उसमें ना आने पाए और खेत में सड़न ना होने पाए, क्योंकि ये जो अवशेष होते हैं, केले के जो टूटे हुए अवशेष होते हैं, उनमें भी ये रोगाणु जी सकता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, ये रोगाणु मिट्टी में 30 से 40 साल तक जिंदा रहता है, इसलिए हमें थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि एक केमिकल होता है, उसे हम कहते हैं पॉलीडाइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड। ये एक तरह का डिसइंफेक्टेंट है, इसे पानी में भी इस्तेमाल किया जाता है और इसका 10 ग्राम प्रति लीटर की दर से अगर इसका हम घोल बनाकर अपने खेत के बाहर रखें, जिस खेत में फ्यूजेरियम विल्ट आई हुई है TR4 वाली, ठीक है, अगर वो आई हुई है, उस घोल को हम उस खेत के बाहर रखें और हम जब उस खेत से बाहर निकल रहे हो तब अपने हाथ, पैर, जूते और जितने हमारे उपकरण हैं जिनका हमने इस्तेमाल केले के खेत में किया है, उन सबको धोते हुए बाहर निकलें। तो इससे ये होता है कि एक खेत से दूसरे खेत तक जाने में रोगाणु के जो जाने का रास्ता है उसमें कहीं ना कहीं हम उसको इंटरप्ट कर देते हैं, ठीक है। दूसरा, एक बहुत ही कॉमन लोकोक्ति या लाइन की तरह इस्तेमाल होता है कि साफ सुथरे आओ और साफ सुथरे जाओ, यानी खेत में साफ सुथरे आना चाहिए, मिट्टी और दूषित उपकरण ना लेके, और साफ सुथरे वहाँ से जाना चाहिए उसको साफ करके, ताकि हम खेत से कुछ भी लेके बाहर की तरफ ना जाएं। इसके साथ हमें एक और चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो आपका जो खेत है, इसमें हम फ्लड इरिगेशन ना करें, यानी कि पूरे के पूरे खेत में फ्लड यानी पानी भर के हम उसको छोड़ दे रहे हैं कि उसमें सिंचाई हो रही है। इसको ना करके हम जो ड्रिप इरिगेशन है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करके अगर हम जिस केले के पेड़ में हमें पानी देना है, उसी केले के पेड़ में हमने ड्रिप इरिगेशन से पानी दिया और एक जगह से दूसरी जगह तक पानी नहीं गया, तो भी हम इस रोग को कुछ ना कुछ कम कर सकते हैं। इस पे शोध चल रहा है, सिर्फ बचाव से ही इस रोग को रोका जा सकता है, नहीं तो किसान थोड़ा सा जागरूकता रखें और केले की जो फसल है जिसमें
एक बार TR4 से संक्रमण हो चुका है, उस खेत में 1 से 2 माह तक खेती या बागवानी केले की ना करें। 1 से 2 माह तक उसको खाली छोड़ दें, या फिर उस खेत को, जो खाली खेत है, उसमें 2 से 3 महीने के लिए पानी भर के छोड़ दें। अगर ऐसा कर सकते हैं तो भी कहीं ना कहीं फ्यूजेरियम विल्ट TR4 जो है उसका थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसका इन्फेक्शन थोड़ा कहीं दब जाता है। इसी के साथ मैं आपसे ये गुजारिश करती हूँ, ये प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जितना हो सके उतना जागरूक रहिए खेत में जब आप बागवानी करते हैं, और अपने आसपास के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं या फिर आपके आसपास कोई यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की है, जैसे पूसा में हमारी यूनिवर्सिटी हो गई, राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आप यहाँ पर भी लाकर आपके केले के इसमें वैरायटी में अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसा कि मैंने बताया कैवेंडिश में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसके अलावा ये चीनिया में भी देखी गई है। किसी तरह का कोई लक्षण दिखाई देता है तो उसकी जांच ज़रूर करवा लें कोई दवा डालने से पहले, ताकि हम सब मिलकर आपको एक अच्छा उपचार की एक अच्छी विधि बता सकें। किसानों को मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी ये बात ख़त्म करने से पहले, कि ICAR ने भी एक फ्यूजिकॉन टेक्नोलॉजी करके एक टेक्नोलॉजी का प्रसार किया है। ये भी फ्यूजेरियम विल्ट जो TR4 के थ्रू होती है उसी के लिए करी गई है। तो आप चाहें तो ICAR के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ जाकर भी इसके बारे में पता कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि केले की खेती को प्रभावित करने वाला ये पनामा रोग कितना गंभीर है, आप किस तरीके से इसकी पहचान कर सकते हैं और रोकथाम के लिए क्या कुछ उपाय आप अपना सकते हैं। अब समय आ गया है कि हम आपको आने वाले सप्ताह के मौसम की जानकारी दें और साथ ही साथ ये भी बताएं कि इस मौसम को देखते हुए हमारे विशेषज्ञों ने क्या कुछ समसामयिक सुझाव दिए हैं। 21 से 25 सितंबर 2024 तक के मौसम पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार हैं। पूर्वानुमानित अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में हल्के से मध्यम बादल छाए रह सकते हैं। अगले 2-3 दिनों तक आमतौर पर मौसम शुष्क रहेगा, उसके बाद वर्षा होने की संभावना है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। पूर्वानुमानित अवधि में अगले 2-3 दिनों तक औसतन 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा, उसके बाद पूर्वा हवा चलने का अनुमान है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 95% तथा दोपहर में 40 से 55% रहने की संभावना है। अब समसामयिक सुझाव। 25 सितंबर के बाद वर्षा होने की संभावना को देखते हुए किसान भाई इस अवधि में कीटनाशी दवाओं का छिड़काव स्थगित रखें। कीटनाशी दवाओं का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें। धान, मक्का, खरीफ प्याज, चारा एवं अन्य सब्जियों की फसलों में आवश्यकता अनुसार नेत्रजन उर्वरक का व्यवहार करें। पिछाद धान की फसल जो कल्ले निकलने की अवस्था में है, उनमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन करें। फसल की इस अवस्था में स्टेम बोरर एवं लीफ फोल्डर कीट की निगरानी करें। प्रकोप दिखाई देने पर बचाव के लिए करताप हाइड्रोक्लोराइड दानेदार दवा का 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से व्यवहार करें। मिर्च की फसल में विषाणु रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें तथा इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी की दर घोल बनाकर छिड़काव करें। सब्जियों की नर्सरी में लाही, सफ़ेद मक्खी व चूसक कीड़ों की निगरानी करें। ये कीट विषाणु जनित रोग के लिए वाहक का काम करते हैं। इसके बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा का 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। नर्सरी में खरपतवार समय समय पर निकालते रहें ताकि स्वस्थ पौधे मिल सकें। तो किसान भाइयों, उम्मीद है इस सप्ताह का हमारा ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा और हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारियाँ आपके बेहद काम आएगी। इस वीडियो को अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें और वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कार्यक्रम से जुड़े हुए आपके कोई सुझाव हो या फिर कोई सवाल आप हमसे करना चाहते हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख सकते हैं। धन्यवाद।